I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader. That way, but the real question is, will the new leader work on affordability, job creation और immigration reforms? US सबसे longest border share करता है कनाडा के साथ, right? तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि terms अपने आप में अच्छे रहें, लेकिन ट्रम्प ने तो मजाक में ये भी बोल दिया था कि हम कनाडा को 51 स्टेट बना लेंगे। जी, तो कनेडियन पीएम हमारे जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने आज अनाउंसमेंट की है कि ही इज़ रिजाइनिंग, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये सिर्फ इतनी सी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अपने आप में। कनाडा की हिस्ट्री में 10 साल वो कनाडा के पीएम थे और इलेक्शंस आने वाले हैं, मतलब कि कुछ महीनों में इलेक्शंस थे, लेकिन उससे पहले उनको रिजाइन करना पड़ा। इतनी क्या मजबूरी थी कह लो, ऑब्वियसली आपको बहुत से रीजंस तो पता है, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इंटरनल प्रेशर भी बहुत था लिबरल पार्टी के ऊपर भी, और लिबरल पार्टी के अंदर भी बहुत से चेंजेस हुए हैं, और बाकी तो एक्सटर्नल प्रेशर तो था ही। आपको ट्रंप वाली स्टोरी का भी पता होगा, अगर आपको नहीं पता इस वीडियो में बात करेंगे। सो इन शॉर्ट, हर वो इंसान जो कनाडा आना चाहता है या फिर ऑलरेडी कनाडा में है, डेफिनेटली दिस विल इम्पैक्ट देम इन अ गुड वे, बैड वे, जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी आने वाला टाइम बताएगा आपको क्या लगता है कि जो रिजाइन इन्होंने किया है ये अच्छा किया या बुरा किया। आप कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिखना। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम रीजंस की बात करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन क्यों किया। बिफोर जंपिंग ऑन दैट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये एकदम से कोई सरप्राइजिंगली नहीं हो गया कि एकदम से इन्होंने सुबह उठे और बोला कि आज मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ये जो, अगर आप कनाडा की जो पॉलिटिक्स है फॉलो कर रहे हैं, तो पिछले कुछ टाइम से लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि नॉट जस्ट जस्टिन ट्रूडो, इनके काफ़ी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी हम डिटेल में बात करेंगे, उन्होंने पहले रिजाइन किया। मतलब इंटरनली इतनी इनकी हो रही थी शफलिंग, और इंटरनली इतना ज़्यादा प्रेशर है, लिबरल की जो पार्टी है पूरी कह लो कि बौखला सी गई है कि ऑब्वियसली इतने बुरे हाल कनाडा के हो गए थे, अब कौन बनेगा भाई पीएम, तो ऑब्वियसली ये होना ही था। एनीवेज, अब जब करते हैं हम रीजंस पे। सबसे बड़ा रीजन तो आपको पता है कि कनाडा के जो हालात हैं, कनाडा का फर्स्ट रीजन है अपना राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। नाउ हर जगह जो है अपनी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, बट कनाडा के कुछ हालात कुछ ज़्यादा ही बुरे हैं कि इनको कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं आया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, तो स्टैट्स की बात करें तो इन्फ्लेशन 40 ईयर्स हाई है। मतलब इतना बुरा हाल कनाडा का पिछले 40 साल में नहीं था जितना अब बुरा हाल हो रहा है। जो 100 के लोग भी सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक सैलरी से यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि नहीं काम चलता। ऑब्वियसली आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, और जो उससे भी कम कमा रहे हैं तो उनका तो सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल है, कंसिडरिंग यहाँ पे हाउस प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर घर लेना है वो तो मतलब आप नॉर्मल सैलरी पे सोच भी नहीं सकते। घरों के प्राइसेस टोरंटो, वैंकूवर जैसे शहरों में, जहाँ ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ लोग जाना पसंद करेंगे, मतलब आधा कनाडा तो लोग जाते ही नहीं है क्योंकि वहां पर तो स्नो ही पड़ती है और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सिर्फ एक साइड पे है पूरा कनाडा, और जहाँ पे है वहां पे हाउसिंग प्राइसेस इतने बढ़ गए। स्टैट्स की बात करें तो 25% इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में, जो कि मुझे लग रहा है ग्राउंड लेवल पे और भी ज्यादा है। अगर मैं ऑटवा की बात करूं तो लोगों के तो घरों के प्राइसेस डबल तक हो गए हैं, मतलब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 5 सालों में दोगुना हो जाना घर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और सैलरीज इतनी नहीं बढ़ती यहाँ पे। मैंने देखा कि इंडिया में फिर भी ग्रोथ हुई है, जो मेरे साथ जॉब करते थे उनकी सैलरीज बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे इतनी ग्रोथ सैलरीज पे नहीं है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। और इन्फ्लेशन की बात करें, ग्रोसरी प्राइसेस की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गए यहाँ पे। पिछले 2 साल से ये बात कर रहे थे, जो गवर्नमेंट है बोल रही थी हम कुछ कर रहे हैं, हमें भी लग रहा था कि कुछ होगा कुछ होगा, बट ग्राउंड लेवल पे 1% भी इंक्रीज नहीं हुआ। पता नहीं वो नंबर ही दिखाते हैं ये कि इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गई है, लेकिन अगर आप ग्रोसरी लेने जाओ तो आप बताना कि क्या आपका बिल कम हुआ था, कुछ राहत मिली आपको? नहीं, आपकी जो डेली यूज की चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बहुत महंगाई हो गई है। तो ये बहुत बुरा हाल है कनाडा का। सेकंड, अब हम बात करते हैं रिजाइन क्यों किया, वो है इंटरनल पार्टी प्रेशर। It has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. कुछ हफ्ते पहले जो शॉन फ्रेजर है, जो हाउसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने बताया कि मैं रिज़ाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो अपनी लिबरल पार्टी है इनकी डायरेक्शन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम डिससेटिस्फाइड विद दैट, सो ही रिज़ाइंड। और उनके बाद अपने जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैं, जो डिप्टी पीएम है, और जिनको चाहते थे जस्टिन ट्रूडो की वो पीएम का वो संभालें, अगर वो रिज़ाइन करते हैं, अगर ये लीडर चेंज करते हैं अपना, लिबरल पार्टी अगर अपने आप को बचा सकती है
लीडर को चेंज करके, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि क्रिस्टिया फ्रीलैंड काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से लिबरल पार्टी में जस्टिन ट्रूडो के साथ काम कर रही हैं, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया एंड फाइनली ऑब्वियसली जब इतने रिज़ाइन हो गए तो जस्टिन ट्रूडो ने भी रिज़ाइन कर दिया क्योंकि इंटरनल पार्टी में ही लोग नहीं चाहते कि जस्टिन ट्रूडो पीएम या फिर लीडर की तरह एक्ट करे। Christia has been by my side for close to 10 years now. She has been an incredible political partner through just about everything we have done as a government. I had really hoped that she would agree to continue, but she chose otherwise. तीसरा आ गया ग्लोबल प्रेशर। ऑब्वियसली कभी ऐसे सुनने को नहीं मिलता था पहले कंट्रीज के बीच में कि ओपनली जो है वॉर टाइप हो रही है, ओपनली कह रहे हैं कि इनके साथ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया के साथ भी रिलेशंस खराब हुए और फिर यूएस के साथ भी, क्योंकि यहाँ से इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत हो रही थी यूएस में और ट्रम्प का जो मेन एजेंडा वो यही है कि मुझे इमिग्रेंट्स कम करने, स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट्स तो यहाँ से निकालने ही हैं। सो दैट इज हिज मेन एजेंडा। और काफ़ी यहाँ से भी होता है कनाडा से जो ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है और वैसे भी इलीगल माइग्रेंट्स क्रॉस करते हैं। यहाँ पे रॉक्सम बॉर्डर करके है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने बोला था कि भाई कनाडा को आप अपना बॉर्डर जो है रूल स्ट्रिक्ट कर लो अपने, अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 25% टैरिफ पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कनाडा कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करता है यूएस को तो वहाँ से अगर टैरिफ लगेगा तो वो और चीज़ महंगी हो जाएगी, राइट। सो ये चीज़ें थी। ऑब्वियसली ऐसा रिलेशन, यूएस सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है कनाडा के साथ, राइट। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि टर्म्स अपने आप में अच्छे रहें। लेकिन ट्रम्प ने तो मजाक में ये भी बोल दिया था कि हम कनाडा को 51 स्टेट बना लेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और लोग तो इसके ऊपर जोक्स वगैरह भी करने लगे थे कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यूएस में हम मर्ज अप हो जाते हैं। जो यूएस को ज़्यादा पसंद करते हैं, कनाडा को नहीं करते, क्योंकि यूएस में फिर भी घरों के प्राइसेस वगैरह ठीक हैं और जॉब में सैलरी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू कनाडा। सो ये ग्लोबल प्रेशर भी था, सो दैट इज़ अनदर रीज़न। अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है कनेडियंस पे और इमिग्रेंट्स पे। बिफोर वी जंप इनटू दैट, अगर आपको लगता है कि अब पीएम कौन बनेगा, दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। और वो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऑब्वियसली विद इन द सेम पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है लिबरल पार्टी, उनमें से कोई कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा, इनकी वोटिंग वगैरह होगी तो वो डिसाइड करेंगे कि इनका जो कैंडिडेट पीएम कौन होगा, जब तक इलेक्शंस नहीं होते, जो कि स्केड्यूल्ड हैं, अभी कुछ महीनों में होंगे। सो लेकिन बिफोर दैट अगर कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है या फिर री इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी भी हो सकते हैं, दैट इज़ हाईली अनलाइकली, क्योंकि इलेक्शंस में बहुत खर्चा आता है। तो लग तो यही रहा है कि जो इलेक्शंस हैं वो तभी होंगे, लेकिन यू नेवर नो, जो भी होगा वो हमें बाद में पता लगेगा। एज ऑफ नाउ लिबरल पार्टी का ही कोई बंदा पीएम बनेगा। अब बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहला तो इम्पैक्ट यही है कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, सो लोग ये होपफुल हैं कि जो इकोनॉमिक जो स्ट्रगल चल रही है कनाडा की, एटलीस्ट उसमें कुछ राहत मिलेगी। कैसे मिलेगी वी डोंट नो, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी पे क्या होता है वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन अ गुड वे लोग इमेजिन कर रहे हैं कि शायद कोई जो है, जो भी री इलेक्ट होगा तो वो उस चीज़ पे काम करें। सो इलेक्शंस तो ऑब्वियसली होंगे ही, काफ़ी इन्होंने पीछे भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई ऐसा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला। सो दैट इज़ एक्सपेक्टेड। साथ में जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है उस पे काम होना चाहिए, वो कनेडियंस के लिए वो भी एक अच्छे वे में सोचा जा रहा है कि शायद इस पे भी और अच्छे से काम हो। जो नेक्स्ट है वो है इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन में एक पॉलिसी शिफ्ट देखने को हमें मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी लिबरल गवर्नमेंट ने, जैसी चीज़ें हाथ से निकल गई थी तब, मतलब इन्होंने बहुत लेट कर दी थी। सो बहुत से चेंजेस किए, एलएमआई फ्रॉड बंद किया, फ्लैग पोलिंग बंद की। तो ऑब्वियसली जैसे ही ट्रंप ने बोला था तो साथ ही साथ इन्होंने फ्लैग पोलिंग वगैरह बंद कर दी थी। सो बहुत से लोग इलीगली वहाँ से क्रॉस करते थे और विजिटर वीज़ा आपको पता है कि बंद कर दिया था। और एलएमआईए तक बंद हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, स्टडी वीज़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया था, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट स्ट्रिक्ट कर दिया था, पीआर के लिए आपको पता है कि लोगों की इनवाइट नहीं आ रहे। ये सब कुछ एकदम से हुआ, तो ये पॉलिसी शिफ्ट हुई थी। अभी जो क्या है, नॉट जस्ट फॉर कनेडियंस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बुरा हुआ कि ये पॉलिसीज़ ऐसी आई, क्योंकि बात यह है कि अभी जो है ना, जो एक्चुअल डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियसली चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, लेकिन अगर आप राइट स्किल सेट के साथ आएँगे तो कनाडा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि पूरा बंद हो
जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, रहेगा, लेकिन इट वोंट बी लाइक कि जैसे 75 का स्कोर आ गया था जी सबको पीआर दे दो, वो मुझे लगता था ऐसी चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं होने वाली। तो पॉलिसी शिफ्ट होगा जिन लोगों की कनाडा को ज़रूरत है, जो कि होना स्टार्ट हो गया था। सो 5-6 कैटेगरीज़ हैं जिसमें यहाँ पे जॉब में आप आराम से एंटर कर सकते हैं और जिसकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ केयर यहाँ पे आपको पता है कि बहुत बुरा हाल है, डॉक्टर्स नहीं है, तो हेल्थ केयर में नर्सेज़ नहीं है, तो इनको बंदे चाहिए, तो वो इनका मेन एजेंडा भी है, वो इनको ठीक करना है। बाकी हाउसिंग आपको पता है यहाँ पे शॉर्टेज है, सप्लाई डिमांड का इशू है, तो इनको ट्रेड में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर्स, ये बंदे चाहिए। और आईटी में भी यहाँ पे इनको ज़रूरत है, तो स्टेम भी है बट उतना नहीं है जितना हेल्थ केयर और फ्रेंच कैटेगरी है। सो फ्रेंच के नए प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, तो ये पॉलिसी शिफ्ट होगी जो लोग इनको चाहिए। सो आपको फोकस करना चाहिए, अगर आप कनाडा पीआर का सोच रहे हैं तो आप इन कैटेगरीज में फिट इन हो। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कनाडा? जो आज रेजिग्नेशन हुआ है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कनाडा का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन ही हो। ऑब्वियसली वी कैन होप फॉर द बेस्ट। ये बहुत बड़ा क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है। सो इट्स जस्ट लाइक, ये जस्ट रेजिग्नेशन नहीं है, इट्स जस्ट लाइक रीसेट मैं बोलूँगी। सो एक कनाडा की जो रीसेट की जो ज़रूरत थी कनाडा को, वो एक रीसेट हुआ है। सो इट्स नॉट, आई वुड से, इन अ बैड वे और कुछ बुरा हुआ। इट माइट ओपन अप मोर अपॉर्चुनिटीज, माइट हैव मोर अफोर्डेबिलिटी, तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम हो जाए। So we can think in that way, but the real question is, will the new leader work on affordability, job creation और immigration reforms? ये 3 मेजर क्वेश्चन है। अगर ये तीनों, अगर नया लीडर इनको सेटिस्फाई करता है तो ऑब्वियसली वी आर इन गुड हैंड्स, बट ओनली टाइम विल टेल। सो दैट्स इट। आप अपने कमेंट ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि what will happen next for Canada, and also please like, share and subscribe if you like the video. You can also follow me on my Instagram page Sandy Talks Canada, and thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.